नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाई। गतिरोध को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति का जोर बेहतर व्यक्ति बनाने पर। युवाओं से राजनीति में निस्वार्थ और रचनात्मक योगदान देने को कहा। केंद्र सरकार ने कहा, शनिवार से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.49% हुई और राष्ट्र ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करने और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए कृषि विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वो समस्या का उचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है और न्यायालय के पास कानूनों को निलंबित करने की शक्ति है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की ये पीठ संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि ये अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। न्यायालय ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली पुलिस की याचिका पर किसान संगठनों को नोटिस भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों को देश का भाग्य लिखने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कंधों पर देश के भविष्य के निर्माण का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि पहले लोगों के मन में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। लोग ये भी मानने लगे थे कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन राजनीति नहीं बदल सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति में बदलाव आया है और ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जगह मिल रही है। आज देश की जनता, देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं, ईमानदार लोगों को मौका देते हैं। देश की सामान्य जनता ईमानदार, समर्पित, सेवाभावी राजनीति में आए हुए लोगों के साथ डट करके खड़ी रहती है। ऑनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है और देश में जो जागरूकता आई है ना, उसने ये दबाव पैदा किया है। भ्रष्टाचार जिनकी लीगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी राजनीति को युवाओं की आवश्यकता है और राजनीति सार्थक बदलाव का रचनात्मक माध्यम है। जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा, वंशवाद का ये जहर इसी तरह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता रहे। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। और ये जो लगातार हमारे युवा विभाग के द्वारा मॉक संसद के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, देश के विषयों पर युवा मित्र मिलकर के चर्चा करें, देश के युवाओं को भारत के सेंट्रल हॉल तक लाया जाए, इसके पीछे मकसद भी यही है कि देश की नई युवा पीढ़ी को हम तैयार करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे नौजवानों के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे वे अपने सपनों के अनुसार अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर युवाओं को बेहतर व्यक्ति बनाना और बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब चाहे जो सब्जेक्ट चुनिए, चाहे जो कॉम्बिनेशन चुनिए, चाहे जो स्ट्रीम चुनिए, एक कोर्स को ब्रेक देकर आप दूसरा कोर्स शुरू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो बेकार हो जाएगी। आपको उतनी पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें युवाओं को जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त हों। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसकी तलाश में अक्सर हमारे युवा विदेशों का रुख करते हैं। वहां की आधुनिक शिक्षा, बेहतर एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट को पहचानने वाली, सम्मान देने की वाली व्यवस्था उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती। अब देश में ही ऐसी व्यवस्था हमारे युवा साथियों को मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, हम प्रयासरत भी हैं। हमारा युवा खुलकर अपनी प्रतिभा, अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके, इसके लिए आज एक एनवायरमेंट तैयार किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। स्वामी जी के एक कथन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्भीक, निर्मल हृदय, साहसी और नई उम्मीदों से भरे नौजवान ही वो आधारशिला हैं जिस पर महान राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी युवाओं और उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा करते थे। श्री मोदी ने कहा कि देश के आजाद होने के इतने वर्ष बाद भी आज हमें समाज में स्वामी जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, ये 25-26 साल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आप आज जिस उम्र में हैं, अब से जो समय शुरू हो रहा है अपना, वो आपके जीवन का स्वर्णिम काल है, उत्तम काल है। और वही कालखंड भारत को भी आजादी के 100 साल की तरफ ले जा रहा है। मतलब आपके विकास की ऊंचाइयां, आजादी के 100 साल की सिद्धियां दोनों कदम से कदम मिलाकर के चल रही है। मतलब आपकी जिंदगी के आने वाले 25-26 साल, देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ी अहमियत है। अपने जीवन में इन वर्षों में सर्वोच्च प्राथमिकता देश को दीजिए, देश की सेवा को दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ने आध्यात्म, राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा के बारे में जो विचार व्यक्त किए, उनका असर आज भी हमारे देश के लोगों के मन पर है। आध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र भक्ति को लेकर उन्होंने जो कहा, जन सेवा से जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रभावित होते हैं। मुझे विश्वास है आप युवा साथी भी इस बात को जरूर महसूस करते हो। कहीं पर भी विवेकानंद जी की तस्वीर देखते होंगे, कल्पना तक आपको नहीं होगी, मनोमन आपके मन में एक श्रद्धा का भाव जगता होगा, सर आपको उनको नमन करता होगा, ये अवश्य होता होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हमें एक और बहुमूल्य उपहार दिया है और ये उपहार व्यक्तियों के माध्यम से संस्थाओं के निर्माण के रूप में था। उन्होंने कहा कि आज भी लोग स्वामी जी से प्रेरणा लेकर महान संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह की संस्थाओं से जुड़े लोग स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलते हैं और अन्य लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिलती है। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है,
वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता, उससे प्रेरित न होता। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया। राष्ट्र आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय अध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि स्वामी जी समूची मानवता, खासतौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत में नए जीवन का संचार किया और उसे विश्व में केंद्रीय स्थान दिलाया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेश सभी को प्रेरणा देते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वामी जी असाधारण प्रतिभा वाले विद्वानों के साथ साथ अनोखे वक्ता और सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व का स्वामी जी का संदेश आज शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि स्वामी जी को हिंदू धर्म, भारत और उसकी समृद्ध संस्कृति की ओर दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। श्री नायडू ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे स्वामी जी से प्रेरणा लें और ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और कार्यों से भारत की संस्कृति और चेतना का मूर्तिमान रूप थे। उन्होंने कहा है कि स्वामी जी का भारतीय नौजवानों पर अटल विश्वास था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाई। गतिरोध को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति का जोर बेहतर व्यक्ति बनाना। युवाओं से राजनीति में निस्वार्थ और रचनात्मक योगदान देने को कहा। केंद्र सरकार ने कहा, शनिवार से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.49% हुई और राष्ट्र ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। शनिवार से टीकाकरण की सभी तैयारियां की जा रही हैं। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और व्यक्तिगत भागीदारी का अभ्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उपराज्यपाल गण से और माननीय प्रशासक गणों से विमर्श किया था। उसमें उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे। तो राज्यों के साथ भारत सरकार का बहुत नजदीकी कोलैबोरेशन हो रहा है। वैक्सीन के रोल आउट के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। ऑल प्रिपरेशंस आर ऑन ट्रैक फॉर द वैक्सीन रोल आउट फ्रॉम 16 जनवरी 2021। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पहली प्राथमिकता होंगे। इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और प्राथमिकता आयु वर्ग वाले लोग होंगे। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति कर्मियों के लिए टीकाकरण की लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 1 करोड़
अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की 2 करोड़ और प्राथमिकता वाले आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। श्री भूषण ने कहा कि कोविड-19 के 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात स्थिति में उपयोग का अधिकार दिया गया है और दोनों ही दवाओं के निर्धारित नियामक प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता परीक्षण किए गए हैं। 2 वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, जिनको कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में कहा जाता है EUA, दिया गया है। हमारा जो देश का कानून है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, उसमें इसे एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों वैक्सीन अपनी सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी को स्टैब्लिश कर चुके हैं थ्रू ए वेल प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी प्रोसेस। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 4 अन्य कोविड टीके भी हैं जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। उसके अलावा ये 4 वैक्सीन हैं जो या तो भारत में ही जिनका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है या जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो भी पाइपलाइन में हैं और शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना है। पहली वैक्सीन है जाइडस कैडिला की वैक्सीन, स्पुतनिक वी गमालिया इंस्टीट्यूट रशिया के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है। बायोलॉजिकल इवांस ये हैदराबाद में आधारित कंपनी है, जीनोवा ये पुणे में आधारित कंपनी है। तो यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आप इन 4 वैक्सीन को या हो सकता है इनमें से कुछ वैक्सीन को भी देखेंगे कि ये नेशनल रेगुलेटर के पास जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए कंसिडर की जाए। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड टीके की 1 करोड़ 10 लाख खुराक 200 रुपए प्रति खुराक की दर से खरीद का समझौता किया है। फाइजर वैक्सीन है जो अनेक देशों में जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, इसका प्रति डोज का दाम यदि आप इंडियन नेशनल रुपीज में देखें तो 1400 रुपए से अधिक। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है ये वैक्सीन 2300 रुपए से लेकर 2700 रुपए प्रति डोज की रेंज में उपलब्ध है। साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है और ये 5650 रुपए भारतीय रुपयों में उपलब्ध है। भारत सरकार ने 110 लाख डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। राजेश भूषण ने यह भी बताया कि आज तक टीके की 54,72,000 खुराक वैक्सीन स्टोर पर पहुंच चुकी हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 14 जनवरी तक 100% खुराक प्राप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। इनमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का उपयोग करना, वैज्ञानिक और नियामक मानदंडों पर कोई समझौता नहीं करना और मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता नहीं करना शामिल है। उन्होंने कहा कि टीकों की 2 खुराक के बीच का 28 दिनों का अंतराल होगा और ये दूसरी खुराक प्राप्त करने के 14 दिनों के बाद ही प्रभावी होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटे में केवल 12,584 नए कोविड मामले सामने आए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात स्थिति में उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है और इनकी सुरक्षा के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन टीकों का परीक्षण किया गया है और इनके नकारात्मक असर नहीं पाए गए। डॉक्टर पॉल ने यह भी बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वदेश में विकसित इन 2 टीकों का समर्थन किया है। उन्होंने मीडिया से टीकाकरण अभियान के बारे में सकारात्मक माहौल बनाने की भी अपील की। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कोविड टीका पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों को ले जाने के लिए पहली 2 खेप स्पाइस जेट और गो एयर द्वारा पुणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना की गई।
श्री पुरी ने कहा कि पुणे से टीकों की 56.5 लाख खुराक आज 9 उड़ानों के जरिए दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए भेजी गई हैं। महाराष्ट्र में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड टीके की पहली खेप आज देश के 13 शहरों में भेजी गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक अडार पूनावाला ने आज कहा कि संस्था के लिए ये ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए श्री पूनावाला ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 70 से 80 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगी, जिसमें से कुछ अंश अफ्रीकी और अमरीकी देशों को भी निर्यात किया जाएगा। कोविशील्ड के मूल्य के बारे में बात करते हुए श्री पूनावाला ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों का हित ध्यान में रखकर सीरम इंस्टीट्यूट पहले 100 मिलियन खुराक 200 रुपए प्रति खुराक में देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब ये खुराक निजी बाजार में उपलब्ध करवाई जाएगी तब इसका मूल्य 1,000 रुपए प्रति खुराक होगा। इसी बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि राज्य को कोविशील्ड की 9.63 लाख खुराक प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों में 500 से अधिक केंद्रों पर 7 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। राज्य में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत होगी और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि आज शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। वैक्सीन को प्रदेश में 8 जगहों पर भंडारण करके संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाएगा। वैक्सीन भंडारण के लिए प्रदेश में 1298 केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में सर्विलांस का एक नया प्रयोग करते हुए हर परिवार तक पहुंचकर उनका हाल चाल लेते हुए कोविड संक्रमण के लक्षण की जानकारी ली जा रही है। सर्विलांस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या में से 17.5 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचकर उनका हालचाल जाना गया है या उनका कोविड टेस्ट कराया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोविड टीके की पहली खेप आज दोपहर पटना भी पहुंच गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड की 54,900 से अधिक खुराक पटना हवाई अड्डे पर पहुंची। फिलहाल कोविड टीका पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखा गया है। इसे राज्य में वैक्सीन का मुख्य भंडारण केंद्र बनाया गया है। गुजरात में आज सुबह कोविड टीके की 2,76,000 खुराक अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंची। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुणे के संस्थान से आई टीकों की पहली खेप हासिल की। कर्नाटक को आज कोविड वैक्सीन की 6,48,000 खुराकों की पहली खेप मिल गई है। राज्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने पत्रकारों को बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भेजे गए कोविड वैक्सीन के 54 डिब्बे बेंगलुरु में पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1,40,000 टीके कल उत्तरी कर्नाटक के बेलगावी में पहुंच जाएंगे। ओडिशा में भी कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। कोविशील्ड की कुल 4 लाख और 8,000 खुराकें कड़ी सुरक्षा के बीच कोविड वैक्सीन के 34 टीका केंद्रों पर पहुंचाए गए। पूर्वोत्तर के लिए कोविड वैक्सीन की पहली खेप आज शाम गुवाहाटी पहुंची। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक एम सुरेश ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलग अलग भागों में कोविड टीका पहुंचाने के लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण पूरी तरह तैयार है। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर लगभग 2,40,000 खुराक के कुल 20 डिब्बे पहुंचाए गए। इसमें से 17 असम के लिए और 3 मेघालय के लिए हैं। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.49% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 18,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अब तक स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 1 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिनकी कोविड महामारी से ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक रही है। इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या कोविड संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की कुल संख्या का सिर्फ 2.07% है। देश में इस समय महामारी से पीड़ित रोगियों की कुल संख्या 2,16,000 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 12,584 नए रोगी सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में HCL खेतड़ी नगर में मृत पाए गए कौओं में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के प्राणी उद्यान में मृत कौओं और बतखों तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जगनौली और फतेहपुर गांव में भी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। मंत्रालय का कहना है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भी मुर्गी फार्म के नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग ने राज्यों को जांच करने का परामर्श जारी किया है। राज्य अपने स्तर पर जांच कर सकते हैं। महाराष्ट्र में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि होने के बाद एक केंद्रीय दल महाराष्ट्र और गुजरात का दौरा करेगा ताकि वहां एवियन इन्फ्लुएंजा प्रभावों की निगरानी की जा सके। मंत्रालय ने कहा कि एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि सेना की भावी चुनौतियों से निपटने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए नई टेक्नोलॉजी के विकास की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। We have also got the necessary budgetary support to keep pace for our modernization plan. We had sponsored a study through the Army Training Command to look into what all niche technologies we need to transform ourselves into this technology-enabled force. नई दिल्ली में आज थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से बाज नहीं आ रहा है और अपनी सरकारी नीति के औजार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और वो हरेक उकसावे का करारा जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। जनरल नरवणे ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना संदेश स्पष्ट रूप से दिया है। जनरल नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एकजुट होकर भारत के लिए संभावित खतरा बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस संबंध में उसकी पुख्ता तैयारियां हैं। निर्वाचन आयोग ने आज निर्वाचन सदन में गृह सचिव अजय भल्ला के साथ विशेष बैठक की। ये बैठक असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की उपलब्धता और अन्य संबंधित मामलों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श के लिए हुई। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के सहयोग से माईगॉव ओपन फोरम पर लघु फिल्मों की ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन और प्रसारण कर रहा है। इसका विषय है कर सकते हैं, करके दिखाएंगे की भावना के साथ नए भारत का अभ्युदय। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अपनी लघु फिल्में YouTube या Vimeo जैसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स पर अपलोड कर उसका लिंक कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियों का भेजा जाना 8 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज कारोबार के अंत में 248 अंक बढ़कर 49,517 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 79 अंक बढ़कर 14,563 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 73 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $57 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के लिए आज फेस्टिवल क्लाइडोस्कोप में दिखाई जाने वाली फिल्मों की सूची जारी कर दी गई। इस खंड में दुनिया भर की 12 फिल्मों को दिखाया जाएगा। लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का आयोजन आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया जा रहा है। नुब्रा एडवेंचर क्लब ने आज 7वें दिन का कार्यक्रम आयोजित किया। विदेशों में स्थानीय साहसिक लोगों ने साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नुब्रा घाटी में बर्फ पर चढ़ने वाले अनेक स्थानों की खोज की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाई। गतिरोध को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति का जोर बेहतर व्यक्ति बनाने पर। युवाओं से राजनीति में निस्वार्थ और रचनात्मक योगदान देने को कहा। केंद्र सरकार ने कहा, शनिवार से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर
96.49% हुई और राष्ट्र ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।